नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। विषय और विवेचना के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे अपराध और कानून और व्यवस्था, बिहार। सबसे पहले इस विषय पर विवेचना के पूर्व बिहार की थोड़ी पुलिस संरचना और इसके स्ट्रेंथ के बारे में समझ लेना जरूरी है। परसेप्टेबल सिचुएशन अभी बिहार में ऐसा लगता है मानो क्राइम का ग्राफ अचानक बढ़ गया है। हालांकि अगर आप नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCBRB के आंकड़ों की बात करिएगा तो उसमें यूपी सबसे ऊपर है, बिहार का पोजीशन नीचे है। लेकिन जिस प्रकार से इधर हाल के सप्ताह 10 दिन में अखबार की सुर्खियां अपराध से रंगी हुई है, ऐसा महसूस होता है मानो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति राज्य में वर्तमान में ठीक नहीं है। पहले इस चीज़ को समझना चाहिए कि अपराध और लॉ एंड ऑर्डर, अपराध और विधि व्यवस्था, ये दोनों दो चीज़ है। सामान्यतः एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन तकनीकी रूप से अपराध और विधि व्यवस्था ये दोनों दो चीज़ है। मैं कानून के दृष्टिकोण से भी बात कर सकता हूँ। IPC में अपराध का मतलब होता है कि वैसा कृत्य जिसके लिए सज़ा का प्रावधान हो और व्यक्ति को जेल भेजा जा सकता हो बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ। लेकिन इंटायर मशीनरी जब कोलैप्स करती है और पब्लिक ऑर्डर बिगड़ जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स करना। किसी देश में क्राइम की स्थिति बहुत ख़राब भी हो सकती है। जैसे US में भी कुछ स्टेट्स में, कुछ शहरों में क्राइम की स्थिति बहुत ख़राब है, लेकिन उसका मतलब लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स कर गया, ऐसी बात नहीं होती है। एक आम आदमी अगर समझना चाहे लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम के बारे में तो आप यूँ समझें कि अपराध कहीं भी अचानक से घटित हो गया, वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो सकता है, अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो सकता है, टेररिस्ट एक्ट हो सकता है, लेकिन निरंतर भय के वातावरण में अगर नागरिक हों और लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज वो कोलैप्स कर जाए या कोलैप्स किया हुआ प्रतीत हो तो समझना चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स कर रहा है। हम लोग बिहार में वैसे कई एक फेज को देखे हैं जब लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी कोलैप्स करती हुई परसेप्टेबल नज़र आती थी। अभी विगत 15-20 दिन से यही स्थिति बनी हुई है। अचानक से ये स्पर्ट हुआ है। हालांकि वो आंकड़ों में नहीं भी दिख सकता है, क्योंकि आंकड़ों में नहीं दिखने के कई एक कारण हो सकते हैं। इस बात से कौन इनकार करेगा कि सरकार के लाख प्रयास के बावजूद आज भी FIR के रजिस्टर होने की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। और ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जब सरकार में बहस होती है या लेजिस्लेटिव असेंबली में या इवन संसद में जब बहस होती है तो हम उन्हीं SCBRB और NCRB के आंकड़ों पर चर्चा करते हैं, जबकि चर्चा ये हो कि अपराध की संख्या बढ़ जाने मात्र से संबंधित पुलिस अधिकारी की लताड़ न लगाई जाए, बल्कि इनकरेज किया जाए कि जो अपराध घटित होते हैं नागरिक बड़े भयमुक्त होकर के उस अपराध को रजिस्टर करा सकें। वैसी स्थिति नहीं है। तो एक कारण तो ये भी होता है कि कई एक अपराध रिपोर्ट नहीं होते हैं। बहरहाल बहस का विषय वो नहीं है। मैं कुछ आंकड़ों से आपके सामने कुछ तथ्य प्रस्तुत करता हूँ और ये दोनों चीज़ पर बात करता हूँ कि ये क्राइम क्यों बढ़े हैं, उसके सामाजिक, प्रशासनिक और पुलिस कारण हो सकते हैं, लेकिन थोड़ा पुलिस की व्यवस्था पर यहाँ हम लोग नज़र डालते हैं। नेशनल एवरेज क्राइम का हिंदुस्तान में 445 प्रत्येक 1 लाख जनसंख्या है। मतलब 1 लाख जनसंख्या पर 445 अपराध होते हैं। यह राष्ट्रीय आंकड़ा है। उसमें यूपी सबसे ज़्यादा है। बिहार की स्थिति उस दृष्टिकोण से ठीक है। फिर मैंने कहा कि वो सिर्फ आंकड़ों पर आप नहीं जा सकते। दुनिया भर में आजकल बात होती है पीस इंडेक्स की, एक ग्लोबल पीस इंडेक्स। कौन कंट्री सबसे ज़्यादा सेफ है, सेफेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, उसके लिए एक इंडेक्स बना, उसको बोलते हैं GPI, ग्लोबल पीस इंडेक्स।
163 कंट्री के सूची में भारत का पोजीशन बहुत ख़राब है और 126वां पोजीशन है। माना जाता है कि आइसलैंड दुनिया का सबसे सेफेस्ट कंट्री है। अब थोड़ा ये बिहार सेंट्रिक बात करते हैं। आपको पता है कि बिहार में पुलिस की जो व्यवस्था है वह शीर्ष पर भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस, उसके बाद स्टेट पुलिस सर्विसेज जिसको बिहार पुलिस सर्विस भी बोलते हैं, बीपीएस बोलचाल की भाषा में लोग डीएसपी बोलते हैं, उसके नीचे फिर वो इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, एएसआई, हवलदार और कांस्टेबल वगैरह होते हैं। तो मैं सिर्फ अभी आईपीएस की ही बात करता हूँ आपको। एक रूल है आईपीएस फिक्सेशन ऑफ कैडर स्ट्रेंथ एंड रेगुलेशन 1955। इसके हिसाब से इस राज्य में जो सैंक्शनड स्ट्रेंथ आईपीएस की है वह 231 है, लेकिन अभी कार्यरत 218 है। तो इसकी स्थिति कोई बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है। आमतौर पर अगर आप आईएएस से तुलना कीजिएगा तो कैडर स्ट्रेंथ मोटे तौर पर ठीक है, और इसमें से 17 लोग सेंट्रल डेपुटेशन पर हैं। तो इसको अगर आप घटा दीजिए तो मोटे तौर पर 201 आईपीएस पदाधिकारी अभी बिहार राज्य में कार्यरत हैं। अब अगर आप देखिएगा कि स्टेट गवर्नमेंट के जो वेबसाइट हैं इस पर आप ज़रा गौर डालिए तो आप पाइएगा कि डीजी, स्वाभाविक रूप से डीजी रैंक के अफसर स्टेट लेवल पर ही पोस्टेड रहेंगे। उसके बाद एडीजी और आईजी, इवन डीआईजी, इवन एसपीज के रैंक पर बहुत बड़ी संख्या में हेडक्वार्टर लेवल पर पोस्टेड। हालांकि इस रेगुलेशन में उसका प्रावधान है, लेकिन मैंने कहा कि समय के साथ ये चीज़ें बदलती है और स्टेट गवर्नमेंट के रिकमेंडेशन पर भारत सरकार इसको चेंज करती रही है, वो रिव्यू होता है कैडर का। अभी आप हाल में देखिएगा कि श्री तेजस्वी यादव जी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से और उनके फेसबुक से लगातार इस चीज़ को पोस्ट किया जा रहा है। अगर मैं आपको स्क्रीन पर दिखा सकूं तो कुछ चीज़ों को उन्होंने लिखा है लगातार। बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया में वारदात, अरवल में हत्या, सिवान में हत्या, नवादा में, मधेपुरा में, बख्तियारपुर में, पटना में, अभी हाल में बिहटा में एक्सिस बैंक में दिन दहाड़े डकैती हो गई, सुपौल में, मुंगेर में, छपरा में कांड हुआ, मोतिहारी में, बगहा में, आरा में। तो एकदम एक तरह, और अखबारों को अगर आप देखेंगे तो रंगा हुआ है। बिहटा में नकाबपोश बदमाशों ने दिन दहाड़े एक्सिस बैंक से इतने लाख की लूट कर ली। जक्कनपुर थाने में मिला सब। एसएसबी के कमांडेंट के फ्लैट को तोड़कर चोरी की गई। छपरा जा रहे वकील पिता बेटे की गोली मारकर हत्या। इस तरीके से ये भरे पड़े हैं। मैं इस बात में नहीं उलझूंगा कि ये आंकड़े क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं। मैं इसके सिस्टेमिक पहलू पर आपसे बात करना चाहता हूँ। ऐसा क्यों हो रहा है? क्राइम के सिचुएशन, लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन ये निरंतरता से क्यों गिरते जा रहे हैं? मुख्य रूप से इसके 3 कारण हैं। पहला कारण है जिसको हम लोग पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव बोलते हैं, प्रशासनिक राजनीतिक कारण। सामान्यतः कोई सरकार, जब आप देखेंगे कि विदेशों में, स्पेशली यूएस या और कंट्रीज़ में बहुत सारा लॉ है कि 2 बार से ज़्यादा कोई राष्ट्राध्यक्ष नहीं बन सकता है। जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति 2 बार से ज़्यादा आप नहीं बन सकते हैं। आमतौर पर ये समझ होती है कि अपने 1 या 2 कार्यकाल में उस व्यक्ति के पास जितना विज़न होता है, जितनी उसकी स्ट्रेटजी होती है, जो वो करना चाहता है उसको परफॉर्म कर देता है। लेकिन बाद में जब वो स्टेटस को हो जाता है 3री 4थी बार, तो बिल्कुल मोनोटोनी हो जाती है। आज की तारीख में अगर आप देखें तो बिहार सरकार जो है वो बेसिकली चल रही है, एक जैसे रूटीन टाइप का काम हो रहा है। वैसे भी मुख्यमंत्री जी के बार बार पलटी मारने, उनके शारीरिक स्वास्थ्य के बिगड़ जाने, जो मीडिया में खबरें हैं, उनकी तबीयत खराब हो जाने आदि के कारण एक रैंक एंड फाइल में एक मैसेज चला गया है कि उनका वो प्रशासनिक इकबाल नहीं है जिसके लिए वो जाने जाते थे, जो उनका यूएसपी था सुशासन का। तो एक तो ये बड़ा प्रमुख कारण है। दूसरा प्रमुख कारण है कि जो पुलिस की व्यवस्था यहाँ है उसमें एक ठहराव सा नज़र आता है। और आप देखेंगे कि ठीक है, मैंने कहा ना कि वो जो 1955 का जो नियम है, उसके नियम से अधिकारियों की, पुलिस खास करके आईपीएस अधिकारियों की मुख्यालय में पोस्टिंग की जाती है, लेकिन वही
माने वो ऐसा कुछ नहीं है कि उसको बदला नहीं जाना चाहिए, समय के साथ चीज़ें बदलनी चाहिए। आप देखेंगे कि आप इस लिस्ट को ज़रा देखिए तो पाइएगा कि डीआईजी स्तर तक के लगभग सभी अधिकारी, बहुत सारे एसपी स्तर के अधिकारी मुख्यालय में पड़े हुए हैं। अधिकांश लोगों के पास लगभग नगण्य काम है और कुछ लोगों के पास जो सरकार के चहेते हैं उनके पास बहुत काम है। तो स्वाभाविक रूप से एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है और वो एक इंटर काडर पॉलिटिक्स की भावना आ जाती है और वो पूरा जिसको बोलते हैं शिकायत, गुटबाजी, लेग पुलिंग, वो सारा चीज़ होता शुरू हो जाता है। मेरी एक बड़े पुलिस अधिकारी से बात हो रही थी, मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा ऑफ कोर्स। उन्होंने बताया कि आज के तारीख में पुलिस मुख्यालय सरदार पटेल भवन में सीनियर अफसर्स का एक ही काम रह गया, कुछ एक को छोड़कर, जिनको सरकार ने बहुत महत्वपूर्ण दायित्व दिए हैं, बाकी तो लोग ऐसे ही बैठे रहते हैं। रिपोर्ट का छिद्रान्वेषण, एक ही रिपोर्ट को, एक ही आंकड़े को बार बार अलग अलग तरीके से विश्लेषित करना, बस वही रह गया है। और जिले लेवल पर जो अधिकारी हैं वो इसी में परेशान रहते हैं। कोई हाकिम, कोई एडीजी कुछ मांग रहे हैं, कोई एडीजी कुछ मांग रहे हैं, कोई आईजी साहब कुछ मांग, तो रिपोर्ट और रिटर्न्स का छिद्रान्वेषण में पूरा सरदार पटेल का एक बड़ा महकमा और उसके नीचे के अधिकारी और उसके नीचे के कर्मी स्वाभाविक रूप से लगे रहते हैं। देखिए, याद रखिए कि जो सिक्योरिटी होता है, सुरक्षा होता है, पुलिसिंग होती है, आज की तारीख में एक कंसेप्ट है कि सिक्योरिटी को इनविजिबल होना चाहिए। अगर सुरक्षा कर्मी खड़ा है, वो दिखाई पड़ रहा है, तो उसके कारण अपराध पर लगाम लग जाएगा, इसकी संभावना बहुत कम है। ऐसे भी अर्बन क्राइम जो होता है वो 3 तरीके का होता है, मैंने टेरिटरी के हिसाब से बता रहे हैं। एक तो रूरल क्राइम होता है, एक अर्बन क्राइम होता है और एक मेट्रोपोलिस क्राइम होता है। और उसमें भी अब तो अलग अलग डेफिनेशन आ गया, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम, इकोनॉमिक क्राइम वगैरह वगैरह। मैं उतने डिटेल्स में नहीं जाता हूँ, क्रिमिनोलॉजी के पूरे डिटेल्स में नहीं जाता हूँ। लेकिन रूरल क्राइम यानी फ़र्ज़ कीजिए कि लखीसराय, बड़हिया, मुंगेर, बगहा के सुदूर इलाकों में जो अपराध करने की का जो मोडस ऑपरेंडाई होगा, वह संभवतः मुजफ्फरपुर शहर में अलग होगा, मोतिहारी शहर में अलग होगा, और हो सकता है वो पटना में अलग हो जाए, दिल्ली में और अलग होगा। तो ये जो बड़ी संख्या में आईपीएस ऑफिसर्स बैठे हुए हैं सरदार पटेल भवन में, वो बिल्कुल निष्क्रिय हैं और एक तरह से उदासीन भी है कि छोड़ो, जिसको मिला है साहब, जिसको बढ़िया पोस्टिंग दिया है वो जाने। मुझको जान करके और सोच करके आश्चर्य लगता है कि बिहार इतना पुराना स्टेट है, कदाचित एकाध ऐसे ही पिछड़े राज्यों को अगर आप छोड़ दें जो बहुत सेंसिटिव नहीं है, जहाँ का पॉलिटिकल लीडरशिप बड़ा कमज़ोर है, जैसे झारखंड वगैरह, आज भी पटना में पुलिस कमिश्नरेट की व्यवस्था नहीं की जा सकी। मतलब आप यूँ समझें कि हम लोग 1860 की पुलिस व्यवस्था में 2024 में काम कर रहे हैं। कलकत्ता वगैरह में कमिश्नरेट सिस्टम कब का आ गया? यूपी में तो छोटे छोटे शहरों में, कानपुर वगैरह में, नोएडा में तो बहुत पहले से आ गया। तो पहला तो इसको अगर इफ़ेक्टिवली रोकना, खास करके पटना के क्राइम को रोकना है, तो आप कमिश्नरेट की व्यवस्था कीजिए। क्योंकि इसमें एक और समस्या होती है, आप देखिएगा कि जब भी कोई क्राइम होगा तो पुलिस वाले इस चक्कर में रहेंगे कि उसको नाम दे दिया जाए कि भूमि विवाद के कारण आया, ताकि वो जो ओनर्स है वो चला जाए सीओ पर, एसडीओ पर या डीएम पर। या फिर और अब जैसे मान लीजिए इन्फोर्समेंट की बात होगी, मैंने कहा ना कि क्राइम और लॉ एंड ऑर्डर में बड़ा डेफिनेशन बड़ा ब्लर्ड है। मैंने आप ये सोच करके देखिए ना कि कैसी सोच है कि अब तो भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, लाइन लगवाने के लिए, पूजा करवाने के लिए मजिस्ट्रेट की बहाली होती। ये पूरा सिस्टम ब्लर्ड हो गया। सीआरपीसी में और पुलिस मैनुअल में मजिस्ट्रेट की डेपुटेशन का बिल्कुल क्लियर कट डायरेक्शन, उसको हम लोगों ने ब्लर्ड कर दिया। नाली सफाई करने में मजिस्ट्रेट की बहाली हो, तो कमिश्नरेट सिस्टम जब आएगा ना तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स रहेगी। अभी क्या होता है कि पुलिस सोचता है मजिस्ट्रेट जाने,
अब मजिस्ट्रेट सोचता है पुलिस जाने, और वो डीएम और एसएसपी के डायरेक्शन को नीचे आते आते बिल्कुल वो ब्लर्ड हो जाता है। और हम लोगों ने फील्ड में देखा है कि पुलिस अधिकारी लोग यह बोलेंगे कि एगो मजिस्ट्रेट भी ले लीजिए ताकि कुछ हो तो उस पर हम बर्डन डाल दें। तो इसको बिल्कुल पिन पॉइंट करते हुए कमिश्नरेट की व्यवस्था बहाल करनी चाहिए। मैं आपको अगर पिन पॉइंट करके बात को अगर समाप्त करूं तो अचानक से बिहार में जो अपराध बढ़े हैं उसके प्रमुख रूप से 4 कारण हैं। पहला कारण राजनीतिक नेतृत्व, पॉलिटिकल लीडरशिप, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का दिशाहीन होना, उनका इकबाल खत्म हो जाना, उनकी अथॉरिटी का ब्लर्ड हो जाना। नंबर 2, सीनियर पुलिस ऑफिसर्स के बीच में गुटबाजी और कार्यों का अवैज्ञानिक तरीके से बंटवारा। आप सोच के देखिए ना, पहले डीआईजी, आईजी, पुलिस का काम फील्ड में प्रेजेंस ज़्यादा होता है, और एक व्यवस्था लागू कर दी कि डीआईजी हटा दिया, आईजी, जहां आईजी रहेगा वहां डीआईजी नहीं, जहां डीआईजी रहेगा आईजी नहीं। तो पुलिस अधिकारियों, खास करके आईपीएस और बीपीएस के अधिकारियों के बीच कार्यों का अवैज्ञानिक और भेदभावपूर्ण तरीके से बंटवारा। कुछ को देखिएगा लगातार एसपी बन रहा है, कुछ लगातार फील्ड में डीआईजी है, कुछ लगातार अच्छे अच्छे पोस्टिंग है, और कुछ अच्छे अधिकारी लगातार संटिंग में। तो वो डिमोरलाइज्ड हो जाता है, डिमोटिवेटेड हो जाता है, उसको लगता है छोड़ो जो हो रहा है सो हो रहा है। ये दूसरा कारण। और तीसरा, जिलों में तो गोली मारिए जो स्थिति हुई है आज के तारीख में पोस्टिंग में, मैंने फील्ड में अनुभव किया और अब तो लगातार हम घूमते हैं। कोई ऐसा जिला नहीं, एक आध अपवाद को छोड़ दीजिए, जहां थानेदार की पोस्टिंग में मोटे पैसे की उगाही नहीं की जाती। उतना ही नहीं, मंथली लेवल पर पैसे की उगाही होती है, महीना बांधा जाता है। क्राइम की मीटिंग जब होती है, मैं कुछ एक अपवाद को छोड़ दीजिए जहां अच्छे पुलिस अधिकारी भी हैं, अब थाना बिक रहा है, मंथली एक्सटॉर्शन हो रहा है उससे, तो आप अपेक्षा कैसे कीजिएगा कि वो क्राइम कंट्रोल होगा और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक रहेगी। तो तीसरा ये कारण है। चौथा, अच्छे अच्छे अधिकारियों को वैमनस्यता और पर्सनल प्रेजुडिसेस, पॉलिटिकल अलाइनमेंट, कथित रूप से हमको अच्छा नहीं लगता है इनका अभाव करके संटिंग कर देना। विकास वैभव, वन ऑफ द बेस्ट आईपीएस पुलिस ऑफिसर, कहाँ है? तो प्लानिंग बोर्ड में सड़ रहे हैं। एक से एक आईपीएस ऑफिसर, खत्म हो गया। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि बहुत सारे अच्छे अधिकारी हैं। तो ट्रांसफर पोस्टिंग का अवैज्ञानिक तरीका और भेदभावपूर्ण तरीका, इसका उपाय हो सकता था कि ट्रांसफर पोस्टिंग रोटेशन पॉलिसी बनाइए। यद्यपि प्रकाश सिंह बनाम केंद्र सरकार में सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड की स्थापना हो, लेकिन वो तो नीचे के स्तर के लिए है। आईपीएस के लिए क्या है? वो तो प्रेरोगेटिव है, रूल्स ऑफ एग्जीक्यूटिव बिजनेस में मुख्यमंत्री का प्रेरोगेटिव है। और मुख्यमंत्री क्या, मुख्यमंत्री के यहाँ बैठे हुए दरबार में एक रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं, उन पर तो कितने आरोप लगाए जातिवाद का और पैसे लेकर के सारा चीज़ करने का। मैं उसको सब्सटैंशिएट नहीं कर रहा हूँ, इस डिस्क्लेमर के साथ कर रहा हूँ, लेकिन परसेप्शन तो ही बन रहा है और परसेप्टेबल दिखाई भी पड़ता है। कुछ लोग लगातार एसपी, कुछ लोग लगातार आईजी, कुछ लोग लगातार डीआईजी, कोई कभी बना ही नहीं। तो ये पूरा अवैज्ञानिक, अपारदर्शी और भेदभावपूर्ण तरीके की ट्रांसफर पोस्टिंग। और चौथा कारण कि पुलिस में रिफॉर्म्स का अभाव। मैंने कहा ना कि सरकार को इस बार चुनाव के पहले जो मुख्यमंत्री का सलाहकार उनको बताना चाहिए कि एटलीस्ट पटना में तो तुरंत शुरू करें कमिश्नरेट सिस्टम, और आप देखिए कि कैसे स्थिति में सुधार होता है, क्योंकि वहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो जाती है। पुलिस कमिश्नर के पास ही सीआरपीसी के बहुत सारे अधिकार आ जाएंगे। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ये जो प्रोहिबिशन आपने लागू किया, प्रोहिबिशन क्या लागू हुआ तो अब सब जानता है, गली गली जानता है। इसके कितने सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव बैकलैश हुए हैं उसका तो अंदाज़ा ही नहीं लोगों को। जिस तरह से सिंथेटिक ड्रग्स में बच्चे इन्वॉल्व हो गए, गांव का गांव, शहर का शहर, मोहल्ले का मोहल्ले बर्बाद हो गया, इसने पुलिस के पूरे पुलिसिंग व्यवस्था को ड्रेन आउट कर दिया और एक ज़बरदस्त नेक्सस क्रिएट हो गया।
सर्टेन पुलिस ऑफिसर्स, ये शराब माफिया और उसमें जो इंटरमीडियरीज हैं। एक रिसर्च पेपर में पढ़ रहा था कि अंदाज लगाया जा रहा है कि बिहार में करीब करीब 12 से 14 हज़ार करोड़ रुपया का एक पैरेलल इकोनॉमी चल रहा है प्रोहिबिशन, शराबबंदी के नाम पर। ये एक प्रमुख कारण हो गया। कानून व्यवस्था, सिस्टम, रूल्स, यहाँ तक कि संविधान लचीला है, लचीला होना भी चाहिए। इसको रिव्यू किया जाना चाहिए। क्या मतलब है कि प्रतिष्ठा का विषय बना लिया कि अब हम मानेंगे ही नहीं, जो हम कह दिए ब्रह्मा का लकीर है। ऐसा कहीं नहीं होता है। और अंतिम, ये जो भ्रष्टाचार का नंगा नाच चल रहा है ना, इस पर अगर लगाम नहीं लगाया गया तो एक बारगी अगर आम आदमी का विश्वास उठा कानून व्यवस्था और अपराध के बढ़ते प्रवृत्ति से, तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि क्या स्थिति होगी। आपने इस चुनाव में देख लिया। पब्लिक परसेप्शन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और मैं देख रहा हूँ कि आम लोगों में सरकार और व्यवस्था के प्रति एक जो निराशा का भाव है, वो अभी फ्रस्ट्रेशन है, वो एंगर में नहीं बदला है। वो एंग्विश जो है वो भी एंगर में नहीं बदला है। लेकिन इस एंग्विश को एंगर में, इस निराशा को विद्रोह में, इस निराशा को गुस्से में बदलने में देर नहीं लगेगी। और अगर ऐसा होगा ना तो स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। अपराधियों का जिस तरीके से मनोबल बढ़ा है उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और अंतिम में इतना दुर्भाग्यपूर्ण सत्य है कि जिलों में एसपी, एसडीपीओज और अधिकारियों, सिविल में एसडीओ, डीएम, डीडीसीज की पोस्टिंग के लिए बाकायदा विधायक और पॉलिटिकल आदमी अपना पैड में लिख करके देते हैं और उसको कंसीडर भी किया जाता है। हद स्थिति है कि कहाँ का नियम है, कहाँ की व्यवस्था है। और ऐसा इसलिए हो रहा है कि आपके पास ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, रोटेशन पॉलिसी नहीं है, और अगर है तो बिल्कुल ब्लर्ड है, अवैज्ञानिक है। हमेशा याद रखना चाहिए राजनीति के शीर्ष पर बैठे हुए व्यक्ति को कि जो विवेकाधिकार होता है ना, वही विवेकहीन तरीके से प्रयोग होता है। तो वेयर देयर इज ए डिस्क्रिशन देयर इज ए स्कोप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, और जहाँ डिस्क्रिमिनेशन होगा वहीं भ्रष्टाचार की गंगा बहेगी। इसलिए पूरी व्यवस्था को पारदर्शी बनाइए, इसमें रिफॉर्म्स लाइए। और हाँ, एक और चीज़ कि जो लोग बड़े से बड़े कितने आईपीएस, कितने सीनियर पुलिस अधिकारियों पर एग्जाम्पलरी पनिशमेंट इम्पोज हुआ। अगर अपराध की घटनाएं घट रही है तो उस जिले का एसपी, उस जिले का आईजी, उस जिले का डीआईजी क्यों नहीं सस्पेंड हो रहा है? कौन सी वो ताकतें हैं जो आपको उसको निलंबित करने, उसको विभागीय कार्रवाई चला के उस पर कठोर कार्रवाई करने से रोकती है? या आप अपना पता लगा लीजिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो यह जो ट्रेंड है यह बहुत खतरनाक मैग्नीट्यूड अख्तियार करता जा रहा है। उम्मीद करना चाहिए कि यह राज्य और राज्य के प्रशासनिक मुखिया, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव इस निद्रा से जागेंगे और जागकर कठोर, प्रभावी और सुधारात्मक कदम उठाएंगे। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।